पेट्रोव बिस्तर से उठ गया। उसके पास की औरत ने अपनी नींद भरी आंखें खोली और कहा, बहुत सुबह है पेट्रोव। उसने गर्मी से एक्सहेल किया। उसके कान के पास, थोड़ा और रुकना। पेट्रोव ने ड्रेसिंग करते हुए कहा, मुझे कुछ ऑफिशियल काम है। वह औरत उसकी कमर के आसपास अपना हाथ डालती है, लेकिन रोलैंड ने चांगजी का स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लिया है। तुम तो यहाँ कंट्रोल में हो ना? पेट्रोव ने प्यार से उसके सिर को थोड़ा सा थपकी दी। लेकिन हिज हाइनेस तो वेस्टर्न टेरिटोरीज का असली लॉर्ड है। बाहर की ठंडी हवा उसे याद दिलाती है एक सफर की जो उसने 1 साल पहले किया था। उसने एक स्नो स्टॉर्म का सामना किया था, बॉर्डर टाउन तक जाते हुए एक धमकी भरी चिट्ठी डिलीवर करने के लिए जो ड्यूक रायन की तरफ से थी। और अब वो बॉर्डर की तरफ निकल रहा था। जब वह आउटर सिटी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए डॉक्स की तरफ जा रहा था, एक स्ट्रीट कॉर्नर से शोर सुनकर उसका ध्यान खिंचा। डीमन और हैंगर, लोग चिल्ला रहे थे। पेट्रोव ने अपने नाइट को भेजा सीन की जांच करने के लिए। ज्यादा समय नहीं लगा नाइट को सब कुछ कंट्रोल करने में। 2 बच्चे और एक बूढ़ी औरत जमीन पर घुटने के बल बैठे थे। बच्चों के कपड़े पुराने थे जो उन्हें और भी बेचारगी में दिखा रहे थे ठंडी हवा में। बूढ़ी औरत ने अचानक एक लाल बालों वाली लड़की की तरफ उंगली उठाई, कहते हुए, वह डीमन है। यह लड़की एक जादूगरनी बन गई है। एक ब्लॉन्ड लड़का उस लड़की के सामने खड़ा हुआ। उसका शरीर एग्रेसिव था, जैसे वह लड़की पर कूदने को तैयार हो। उसका चेहरा नया नया लाल था। जादूगरनियां डीमंस की सेविका नहीं होती, उसने चिल्लाकर कहा। पेट्रोव ने लड़के को नजरअंदाज करते हुए बूढ़ी औरत से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह लड़की जादूगरनी है? बूढ़ी औरत ने बेइंतहा घोस्टी से कहना शुरू किया, मैं चर्च की भक्त हूँ। होली सिटी ऑफ हर्मीज के नए प्रीस्ट का इंतजार कर रही हूँ, ताकि वेस्टर्न चर्च को चोंगजी स्ट्रॉन्ग होल्ड में दोबारा बनाया जा सके। मैंने देखा कि इस लाल बालों वाली लड़की ने जादू से छतों से बर्फ हटाई। उसके बयान में बूढ़ी औरत ने रोलैंड की बेकार की टीचिंग्स और थिएटर के ट्विस्टेड परफॉर्मेंसेस जैसे विच डायरी का उल्लेख किया, जो सही और गलत को मिला दिया था। सुनने के बाद पेट्रोव ने अपने नाइट्स को बूढ़ी औरत को पकड़ने के लिए कहा, ताकि और जांच की जा सके और उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। बूढ़ी औरत के विरोध करने से पहले ही एक नाइट ने उसे एक तीखा थप्पड़ मारा। पेट्रोव ने अब डरी हुई लड़की की तरफ देखा और कहा, अपनी कला दिखाओ। ब्लॉन्ड लड़का एक बार फिर लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लड़की घुटने के बल गिर गई और कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। डर से कांप रही थी। पेट्रोव ने कहा, अगर तुम सच में एक जादूगरनी हो तो मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसने अपने हाथ बर्फ में डाले और एक स्नोबॉल बनाई। धीरे धीरे स्नोबॉल उसके हाथों में पानी में बदल गई। पेट्रोव ने लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मेरे साथ चलो। जब उसने अपना चेहरा उठाया और पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? पेट्रोव ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ऐसी जगह जो एक जादूगरनी के लिए सूटेबल है। उनके साथ एक अटेंडेंट लड़की को उठाकर ले गया और वे डॉक्स की तरफ निकल रहे थे। ब्लॉन्ड लड़का आगे आने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नाइट्स ने उसे रोक लिया। लड़की डॉक्स की तरफ अपने सफर को जारी रख रही थी। ब्लॉन्ड लड़का आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कई नाइट्स ने उसे रोका। उसकी चीखें धीरे धीरे दूर होती गईं। जब पेट्रोव जहाज पर चढ़ा, उसने लड़की पर एक कोट डाल दिया और उसे गर्म पॉरेज का एक कटोरी दिया। लड़की ने अपना परिचय दिया, मैं पेपर हूं, एक स्ट्रीट अर्चिन। उसने पॉरेज का एक सिप लिया और उसकी जुबान जल गई, लेकिन उसने आखिरकार गर्म खाना खत्म कर लिया। जब पेट्रोव ने उस लड़के के बारे में पूछा जिसने उसका रक्षा किया था, पेपर ने बताया, उसका नाम स्नेक फॉन्ग है। वो अक्सर हमारे लिए खाना लाता है। उसने यह भी कहा कि उसकी तमन्ना है कि पेट्रोव उसे गिरफ्तार न करे। पेपर ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि लोगों को अब जादूगरनियों से इतना डर नहीं है, तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके छतों से बर्फ हटाई, खाने के बदले। लेकिन उसने सिर्फ 3 घरों की बर्फ साफ की थी। एक घर ने उसे भगा दिया, जबकि 2 ने उसे थोड़ा खाना दिया। चौथे घर में उसने बूढ़ी औरत का सामना किया। पेट्रोव ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। अच्छा, आराम करो, मैं शाम को तुम्हारे लिए और खाना लाऊंगा। उसने यह भी कहा, 3 दिन में तुम हिज हाइनेस से मिल सकोगी। कई दिन बाद जहाज बॉर्डर टाउन पर डॉक किया। पेट्रोव गार्ड्स के साथ कासल में गया। रोलैंड ने पेट्रोव का स्वागत किया और पेट्रोव ने सम्मान के साथ झुककर उसका जवाब दिया। जब रोलैंड ने बैठने के बाद अपना विषय शुरू किया, उसने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जो पूरी वेस्टर्न टेरिटरी, चांगजी स्ट्रॉन्ग होल्ड भी समेत का भविष्य तय करेगा। पेट्रोव का चेहरा सीरियस हो गया। रोलैंड ने एक ब्लूप्रिंट दिखाया जिसमें उसकी योजना थी इस जमीन पर एक शहर बनाने की।
उसने विस्तृत रूप से समझाया कि इस शहर के अंदर एक ही कानून चलेगा जो नई सिटी हॉल द्वारा देखा जाएगा। नोबल लोग, चाहे उनका रैंक कुछ भी हो, शहर के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। पेट्रोव के दिल में एक झटका लगा। उसने 1 साल पहले एक ऐसी ही सोच रखी थी, लेकिन ड्यूक रायन ने उसे मना कर दिया था। यह जानकर कि रोलैंड अब यह उससे बता रहा है, यह दर्शाता है कि फैसला हो चुका है और कोई भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता। पेट्रोव को समझ आ गया कि इस परिवर्तन के बीच अपने हितों को सुरक्षित रखने का तरीका ढूंढना अब उसका प्रमुख उद्देश्य है। तब पेट्रोव ने पूछा, अगर 5 बड़े परिवारों को शहर के मामलों में शामिल होने से रोका गया है, तो मेरा परिवार कैसे रोलैंड की सहायता कर सकता है? रोलैंड थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन पेट्रोव की प्रोएक्टिव सोच की प्रशंसा की। उसने अपने टीथ का एक सिप लेते हुए कहा, जब तक तुम्हारा परिवार मेरी सरकार को स्वीकार करता है, तुम चांगजी स्ट्रॉन्गहोल्ड को संभालने में मेरी मदद कर सकते हो। पेट्रोव ने तुरंत जवाब दिया, चाहे यह मैं हूं या मेरे पिता, हम हमेशा रोलैंड की इच्छा का पालन करते हैं। रोलैंड ने बीच में ही कहा, मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, बल्कि क्षेत्रों की। उसने समझाया कि कोई भी नोबल परिवार जो उसकी रक्षा चाहता है, उसके टेरिटोरियल गवर्निंग राइट्स को रिवोक कर दिया जाएगा। कानून, लॉ एनफोर्समेंट या किसी भी पॉलिसी, सब कुछ सिटी हॉल द्वारा जारी ऑर्डिनेंसेस पर आधारित होगा। पेट्रोव ने कुछ देर तक चुप किया। फिर रोलैंड ने आगे कहा, क्षेत्रों को अब भी पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जा सकता है, उनके नोबल टाइटल्स के साथ। वो अलग अलग इंडस्ट्रीज को संभालने और व्यवसाय रखने के लिए आजाद हैं। ये इंडस्ट्रीज और जमीन उनके परिवार की होंगी और कोई उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। उनके पास जो क्षेत्र हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। नए पॉलिसी के तहत शायद वो और भी तरक्की कर सकें। पेट्रोव ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने खुद को माफ करते हुए नाइटिंगेल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है पेट्रोव मान जाएगा? रोलैंड ने अपने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, मुझे पता नहीं, पहले तो उसे अपने पिता को समझाना होगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो बहुत अफसोस होगा। नाइटिंगेल को पता था कि रोलैंड को पेट्रोव पसंद है। नोबल लोगों में पेट्रोव नैरो माइंडेड नहीं था और हमेशा मौके का फायदा उठाता था। उसने व्यवसाय और व्यापार में भी बहुत अच्छा किया था। नाइटिंगेल टेबल से उतर गई। इस विषय पर और ज्यादा नहीं रुकना चाहूंगी। नई जादूगरनी जल्दी ही आएगी। वो वेंडी को बुलाएगी सुरक्षा के लिए। और स्क्रोल की सलाह पर विच यूनियन ने तय किया था कि जब भी कोई फॉरेन विच आएगी, नाइटिंगेल को पहले नए आने वाले की पहचान करनी होगी। रोलैंड इसमें मौजूद नहीं हो सकता था क्योंकि जादूगरनियों के पास गॉड पनिशमेंट स्टोन नहीं होता। हमेशा यह खतरा होता है कि नए आने वाले कभी भी भटक सकते हैं, जो अनजाने में नुकसान कर सकते हैं। रोलैंड को यह प्रोटोकॉल थोड़ा मजाक लगा, लेकिन जादूगरनियों की अच्छी नीयत को समझते हुए उसने इसका पालन करने का फैसला किया। कार्यालय से निकलने के बाद उसने अपने कार्यालय में लौटकर तुरंत बेरेव, सिटी हॉल का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया। बेरेव को हैरानी हुई कि रोलैंड जादूगरनियों को 1 महीने की एक सोने की तनख्वाह देना चाहते हैं। रोलैंड ने समझाया, यह तनख्वाह अन्य उच्च पेशेवर पदों के बराबर है। इसे देकर मैं सिर्फ उन्हें एक वेज नहीं दे रहा, बल्कि यहाँ वेस्टर्न रीजन में उनका स्टेटस भी प्रमाणित कर रहा हूँ। बेरेव ने पूछा, रोलैंड, तुमने लोगों को जादूगरनियों को ढूंढने के लिए क्यों नहीं कहा, जैसे तुमने स्पाइस के साथ किया? रोलैंड ने जवाब दिया, मैं चर्च के मेथड्स का नकल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जादूगरनियां खुद आकर सामने आए। जब बेरेव वहां से निकलने लगा, वेंडी तेजी से अंदर आई। रोलैंड, नई जादूगरनी की पहचान वेरीफाई हो गई है। रोलैंड ने हंसी मजाक में कहा, लगता है हम ज्यादा ही सावधानी बरत रहे हैं। वेंडी ने कहा, ऐसी सावधानी जरूरी है क्योंकि रोलैंड की पर्सनल सेफ्टी हमारी प्राथमिकता है। रोलैंड इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और वेंडी को कहा, नई जादूगरनी को ले आओ। लड़की लगभग 15 या 16 साल की थी। उसके बालों में गंदा मिट्टी था और उसकी आंखें डर और घबराहट से भरी हुई थीं। एक पल के लिए रोलैंड कुछ कह नहीं पाया। रिकॉर्ड के अनुसार उसने अपना नाम पेपर रखा था और वो चोंगजी स्ट्रॉन्गहोल्ड के आउटस्कर्ट्स पर जन्मी थी। 3 साल पहले एक भारी बर्फ के तूफान में वो यतीम हो गई थी। रोलैंड को पता था कि वो अब भी शॉक में है और उसे अपनी नई जिंदगी में समय लगेगा। उसने वेंडी की तरफ देखा और कहा, पहले लड़की को एक बाथ दो, उसे थोड़ी देर आराम करने दो और इंश्योर करो कि उसका अच्छा खाना हो। वेंडी ने झुककर हाँ किया और लड़की को ले गई। बाथरूम से भाप उठ रही थी और वेंडी एक बार फिर बहन बनने की खुशी को महसूस कर रही थी। लड़की, जिसे पेपर कहा जाता था, कि कमजोर बॉडी पर चोटों और मैलन्यूट्रिशन के निशान खुले हुए थे। खुशकिस्मती से वो एक जादूगरनी थी और ठीक देखभाल से वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अपने आप को साफ करने के बाद अब उसके लिए एक सुखदायक बात का समय था।
वेंडी ने पानी का तापमान चेक किया और धीरे से लड़की को टब में डाल दिया। पेपर ने 2 साल पहले अपनी शक्तियां जगाई थीं। वेंडी ने उसे जादूगरनियों और जादू के बारे में समझाया। उसे अपने पास लेते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा जब तुम बॉर्डर टाउन में सेट हो जाओगी। तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा खुल गया। लिली हाथ में टॉवल उठाए तेजी से अंदर आई और व्रेन को पीछे खींचती हुई। लिली ने टब के किनारे झुककर पेपर को देखा, जिससे वो थोड़ी घबराई। लिली ने प्यार से कहा, यह रियम और मैं लिली हैं, बॉर्डर टाउन की जादूगरनियां। जब हम पहली बार आए थे हम भी तुम्हारी तरह ही चिंतित थे। जब आरियम से पेपर की शक्तियों के बारे में पूछा गया, उसने शर्मा कर कहा, मैं बर्फ को पिघला सकती हूँ। पेपर पानी को बर्फ में बदल नहीं सकती थी, लेकिन वो गर्म पानी को तेजी से ठंडा कर सकती थी। लिली ने गर्म पानी का एक बेसिन लेकर पेपर से उसकी कला दिखाने को कहा। लड़की ने धीरे से अपना हाथ बेसिन में डाला। कुछ ही पल में उबलते पानी की सतह ठंडी हो गई और बबल्स खत्म हो गए। पानी साफ और शफाफ हो गया। पेट्रोव एक बार फिर रोलैंड के ऑफिस आया। उसने सम्मान के साथ झुककर अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो और उसका परिवार रोलैंड की सेवा करना चाहते हैं। रोलैंड तुरंत खुश हो गया। पेट्रोव ने खुलकर बताया कि उसने बॉर्डर टाउन में कुछ दिनों में रिमार्केबल बदलाव देखा है, जो उस शहर का सपना था। उसने अपने क्षेत्र को भी ऐसे ही तरक्की करते देखने की तमन्ना व्यक्त की और चाहा कि उसका परिवार इस नए शहर का हिस्सा बने। रोलैंड इन शब्दों से थोड़ा प्रभावित हुआ। पेट्रोव ने यह प्लान किया कि वो स्ट्रॉन्ग होल्ड वापस जाकर इस बात को अपने पिता को बताएगा। रोलैंड ने पेट्रोव को बताया कि दूसरे 4 बड़े परिवार और वेस्टर्न टेरिटरी के सभी नोबल लोग भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए वेलकम हैं, बिना किसी पुराने दुख दर्द के। रोलैंड ने उम्मीद की कि पेट्रोव इस संदेश को सही से पहुंचाएगा और एक बार फिर उसने पेट्रोव से कहा कि वो उसका एम्बेसडर बने। पेट्रोव ने इस प्रस्ताव को दिल से स्वीकार किया, अपने दिल पर हाथ रखकर। जब वो निकलने ही वाला था, रोलैंड ने उसे बुलाया। तुमने जादूगरनियों के मामले को अच्छी तरह संभाला, इसलिए आगे से छिपने की कोई जरूरत नहीं। रोलैंड ने अपने हाथों को खोलकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। गार्डन में प्रवेश करते ही रोलैंड ने कुछ अलग महसूस किया। पेड़ और पौधे जिंदगी से भरे हुए थे। पहले तो रोलैंड को लगा शायद वह गलत है, लेकिन जैसे ही वह गहराई में गए, उन्होंने देखा कि ऑलिव ट्री की शाखाएं उनकी तरफ झुकी हुई थीं, जैसे उन्हें सलाम कर रही हों। उनके कदमों के नीचे का घास एक तरफ झुका हुआ था, जैसे उनका स्वागत कर रहा हो। उन्हें लगा कि शायद वह धुंधला रहे हैं। गार्डन के बीच में रुकते ही रोलैंड ने हैरानी से देखा। रास्ते के आखिरी पर एक छोटी सी कुटिया थी, जो पूरी तरह से पौधों से बनी थी। बीच में एक छोटी सी आग जल रही थी और वेंडी ने रोलैंड का स्वागत किया। टिली ने रोलैंड को बताया कि लीफ की शक्तियां इवॉल्व हो गई हैं। रोलैंड के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। उन्हें डर था कि लीफ अपने असली रूप में वापस नहीं आ पाएगी, लेकिन लीफ की आवाज उनके मन को शांत करती है। जब तक मैं अपनी शक्ति को डीएक्टिवेट करती हूँ, मैं अपने नॉर्मल स्टेट में आ सकती हूँ। वह काफी खुश थी और बताया कि वह गार्डन में हर परिवर्तन को महसूस कर सकती है। जैसे ही वह बोल रही थी, एक बड़ा पत्ता उनके ऊपर से नीचे आया और धीरे से खुल गया, जिससे एक कप दिखाई दिया जो बैंगन के पत्तों से बना था और उसमें एक पर्पलिश रेड लिक्विड भरा था। लीफ की शक्तियां नए क्रॉप्स की देखभाल के दौरान इवॉल्व हुई थीं। जब पूछा गया कि क्या वह अपनी शक्ति को पूरे हिडन फॉरेस्ट में फैला सकती है, लीफ ने जवाब दिया कि इसमें समय लगेगा। उसका कंट्रोल बढ़ाने से उसकी कॉग्निशन धीरे हो जाएगी। वह धीरे धीरे अपनी शक्ति को फैला सकती थी, शायद कई सालों में पूरे हिडन फॉरेस्ट को कवर करने के लिए। लेकिन अगर उसने यह तुरंत किया, तो वह अपनी होशियारी खो सकती थी। वेंडी ने रोलैंड को बधाई दी कि उनके पास यूनियन में एक और इवॉल्व जादूगरनी है। एगाथा के शब्दों के अनुसार अब उनकी संख्या फेडरेशन के आधे बराबर हो गई थी। रोलैंड मुस्कुराए और फिर देखा कि एक छोटी लड़की चोरी चोरी उन्हें देख रही थी। वेंडी ने कहा कि उन्हें पेपर की शक्तियों का अभी और परीक्षण करना है, लेकिन उन्होंने एक अजीब घटना देखी। उन्होंने अंगुली से चिड़िया की ओर इशारा किया और 2 गड्ढे बर्फ छत से गिर गई। फिर उन्होंने पेपर से कहा कि अपनी शक्ति लगाएं। रोलैंड ने देखा कि बॉनफायर के पास की बर्फ तुरंत पानी में बदल गई, जबकि जो दूर थी सिर्फ आधी पिघली। वेंडी ने पिघले पानी को उठाया और दीवार पर नॉक किया। जिसे पौधों की बालों से बंद किया गया था, वह खाली हो गया और बाहर से ठंडी हवा अंदर रश कर गई। वेंडी ने पेपर से फिर से अपनी शक्ति इस्तेमाल करने को कहा। रोलैंड ने देखा कि पत्तों में पानी एक पतली बर्फ की परत में बदल गया।
पहले तो रोलैंड ने सोचा शायद यह समय का मैनिपुलेशन है, लेकिन उसने इस थ्योरी को तुरंत डिसमिस कर दिया, समझते हुए कि समय सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो इंसानों ने सुविधा के लिए बनाया है और यह असल में नहीं होता। वेंडी ने पेपर के सामने एक पत्थर लटका दिया, एक वाइन के साथ जो पेंडुलम की तरह चल रहा था। पेपर ने अपनी शक्ति लगाई, लेकिन पेंडुलम की गति में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह वही एम्पलीट्यूड पर झूल रहा था। रोलैंड ने समझा कि पेपर पार्टिकल की गति को प्रभावित कर रही थी, या तो उन्हें धीमा कर रही थी या तेज। यह संभव है कि पेपर खुद इस बारे में नहीं समझती थी, वह बस अपनी महसूसियों के आधार पर अपनी शक्ति छोड़ रही थी। अगर रोलैंड का अनुमान सही है तो उसकी शक्ति एक प्राकृतिक कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है। अगर पेपर की शक्ति बॉर्डर टाउन को स्टेबलाइज कर लेती है तो शायद वह एक नई ऊंचाई को देखने को मिलेगी। बस तभी एक मधुर घंटी उत्तर पश्चिम से सुनाई दी, जो डिमोनिक बीस्ट अटैक का चेतावनी थी। नाइटिंगेल अचानक आई और जल्दी से दृश्य की तरफ भागी। रोलैंड ने उसे संभालने को कहा। आज के बर्फीले दिन में सिर्फ विचेस ही बेचैन हैं, खासकर कॉम्बैट विचेस जो टिली के साथ हैं। वे लोग दीवार पर चढ़ने वाले मिक्स्ड ब्रीड डिमोनिक बीस्ट्स का इंतजार कर रही होंगी, अपने स्किल्स दिखाने के लिए। नाइटिंगेल को यह सब जानकर बहुत दिलचस्पी हो गई। जब भी अलार्म बजता वह हमेशा वहां पहुंचती थी, शायद देखने के लिए कि सबसे मजबूत कॉम्बैट विच कौन है। कॉम्बैट विचेस का मजा तो था, लेकिन सपोर्ट विचेस का कुछ खास नहीं था। रोलैंड ने सोचा शायद अब नए एंटरटेनमेंट का वक्त आ गया है। इस विचार से उसने सोराया को बुलाया। सोराया, जो एक सुंदर आर्टिस्ट थी और बॉर्डर टाउन के लिए काफी योगदान दिया था, अब भी खुश थी। उसका चेहरा जवानी से चमक रहा था और उसकी खुशी देखकर रोलैंड का दिल भर आया। रोलैंड ने सोराया को बुलाया और इस बार नए प्लेइंग कार्ड्स डिजाइन करने के लिए कहा। उन्हें पता था कि सब ग्वेंट से थक गए हैं। रोलैंड ने एक खाली कागज निकाला और रफ डिजाइन बनाना शुरू किया। उसने बताया कि इसमें 4 सूट्स होंगे, जिनमें नंबर्स 113 होंगे, एक किंग और क्वीन कार्ड के साथ, कुल 54 कार्ड्स। सोराया की शक्तियां अब काफी बढ़ गई थीं और उसने स्केच को रेफरेंस बनाकर तेजी से कार्ड्स को पेंट किया। रोलैंड ने सोराया से कहा कि इन कार्ड्स से खेलने के कई तरीके हैं और उसे अन्ना और बाकी लोगों को बुलाने को कहा। वे उन्हें कैसे खेलना सिखाएंगे। फर्लन अपनी पत्नी के पीछे खड़े थे, उसकी मुस्कान को देखते हुए जब आइलीन स्टॉल से सामान चुन रही थी। ऐसे लम्हों में आइलीन का नजर हमेशा बड़ा सीरियस होता था। फर्लन सोच रहे थे कि सब मांस की प्राइस वेट के हिसाब से होती है, तो उन्होंने सोचा जो पीस भी चुनेगी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइलीन कहती थी, जब तुम लीन मीट पसंद करते हो बिना फैट के, तो डिश जब पकती है तो वो इतनी खुशबूदार नहीं होती, इसलिए उन्हें ध्यान से चुनना पड़ता था। फुरलन हंसते हुए बोले, तुम चुनती रहो, मैं थोड़ा गेहूं खरीदने जा रहा हूं। जब से बर्फ गिरने लगी, प्रिंस रोलैंड ने मार्केट के इर्द गिर्द विंड ब्रेक शेल्टर्स बनाए थे। वहां नोटिसेस भी लगे हुए थे जो कह रहे थे कि सेल्स विंटर में भी चलती रहेंगी। इसका मतलब था कि डीमंस के भयावह महीनों में भी शहर में स्टेडी फूड सप्लाई मिलेगी। लोग लाइन में फरलान को देखकर उन्हें पहचानते और उन्हें अपनी जगह देने का प्रयास करते, लेकिन फरलान ने उनका शुक्रिया अदा किया और लाइन के आखिरी में खड़े हो गए। एक मध्यम वर्गीय माना हेड हंसते हुए बोले, फुरलान, तुम सच में वेस्टर्न टेरिटोरी के पहले रिनाउंड नाइट की रेपुटेशन पर खरे उतरते हो। फुरलन हैरान हो गए। उन्हें नहीं पता था कि वह आदमी उनके अतीत के बारे में जानता है। वह आदमी बोला, यह कोई राज नहीं, मेरे बच्चे तुमसे बहुत पसंद करते हैं। मेरा बड़ा बेटा तो एक दिन नाइट बनने की ख्वाहिश रखता है। फर्लन मुस्कुराए और उन्हें समझ आया कि शायद भविष्य में हिज हाइनेस को नाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब फर्लन ड्यूक का नाइट था, तब आम लोग उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते थे। बात करना तो दूर की बात थी। लेकिन उनकी शिकस्त और पकड़ के बाद जब उन्हें इस बॉर्डर टाउन में लाया गया, उन्होंने सोचा कि वे बस एक नए लॉर्ड के नीचे काम करेंगे। लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि वह आखिर में एक टीचर बन गए, आम लोगों को ज्ञान देते हुए, और इस दौरान उन्होंने लोगों का सम्मान भी जीता। फर्लन ने अपने खास दोस्तों की तरह समझदारी से सोचा, शायद मुझे एक रीडर नहीं बल्कि एक टीचर बनने का ज्यादा मतलब है। जब उसने अपने पुराने शिष्य को देखा जो टाउन हॉल में काम कर रही थी, तो उसका चेहरा खुशियों से चमक उठा। फर्लान, तुम तो वाकई आगे बढ़ गए हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फर्लान ने उसके साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, लेकिन ज्यादा समय नहीं बिताया। उसने गेहूं का एक थैला खरीदा और कंधे पर उठाकर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक चमकदार नीली रंग की औरत पर पड़ी, जिसका बालों का रंग उसने कभी नहीं देखा था। उसका दिल धड़क गया।
यह तो वही है, उसने सोचा। उसकी याद में उसकी परिवार की बड़े हाल की एक तस्वीर थी, जिसमें वह औरत उसकी परिवार की संस्थापक थी। आइलीन की आवाज उसके ख्यालों से उसे खींच लेती है। क्या तुम ठीक हो, फुरलन? घर पर लौटकर वह सोचता रहा, यह औरत मेरे परिवार की प्राचीन इतिहास से क्यों जुड़ी है। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने चांग जी के स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ लौटने का फैसला किया। उसे पता था कि परिवार को छोड़कर उसने वहां कदम रखने का हक नहीं है, लेकिन उसे अपने पिता से यह जरूर कहना था। जब वह वहां पहुंचा तो उसका छोटा भाई मीसो उसका इंतजार कर रहा था। तुम अकेला क्यों आए हो? क्या तुम पैसे मांगने आए हो? मीसो ने मजाक उड़ाते हुए कहा। फरलान ने शांत स्वभाव से जवाब दिया, मैं पैसे के लिए नहीं आया। मैं एयर की पोजीशन के लिए कंटेस्ट नहीं कर रहा। उसने बताया कि उसकी जिंदगी बॉर्डर टाउन में एक टीचर की तरह कितनी अच्छी चल रही है। मीसो ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कॉमनर्स को पढ़ा रहे हो? यह तो बस एक कहानी है। मीसो ने आइलिन को भी बेइज्जत किया। तभी एक कड़क आवाज उसके पीछे से आई, जिससे मीसो का दिल थोड़ा सा डर गया। फुरलान ने देखा, उसका अपना पिता वहां खड़े थे। लेडी आइलिन किसी नोबल से कम नहीं है, उन्होंने गुस्से से कहा। मीसो, तुम्हें इज्जत से बात करनी चाहिए। पिता ने बिना मीसो की तरफ देखे फरलान से कहा, चलो मेरे साथ स्टडी में चलो। फरलान अपने पिता के साथ मैंशन के दूसरे मंजिल पर चला गया। ग्रैंड हॉल के बीच से गुजरते हुए उसकी नजर वही पुरानी तस्वीर पर लगी, जिसमें उस नीला बालों वाली औरत का चेहरा था। जब वे स्टडी में गए तो नोबलमैन ने शुरुआत की, मैंने सुना तुम्हारा थिएटर में काम कैसा रहा। तुम्हारी पत्नी वहां थी और लगता है तुम अच्छी जिंदगी बिता रहे हो। फुरलन का दिल भर गया। उसने महसूस किया कि उसके पिता उसकी खुशी में सच में शामिल हैं। हाँ, हम बॉर्डर टाउन में घर बसाने वाले हैं और इस साल डीमन के महीने के बाद परिवार शुरू करने का प्लान है। उसने एक गहरी सांस ली और उस औरत के बारे में बात की जिसे उसने बॉर्डर टाउन में देखा था, उसकी तस्वीर का जिक्र करते हुए। नोबलमैन का हाथ कांप रहा था और उनका टीकअप गिरने ही वाला था। उन्होंने आंखें खोलकर फर्लिन की तरफ देखा। क्या तुम कह रहे हो कि यह औरत पेंटिंग की वंशज हो सकती है? फर्लिन ने सोचा, लेकिन नोबलमैन ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, यह तो इम्पॉसिबल है। उसके डिसेंडेंट्स नहीं हो सकते। फर्लिन ने थोड़ा समझा, अपनी नजर नीचे करते हुए बोला, शायद मैं गलत हूं। पर थोड़ी देर सोचने के बाद नोबलमैन ने कहा, वह आज भी वही इंसान हो सकती है जो पेंटिंग में है। फेरलिन को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। 4 सदियों से जिंदा रहना, यह तो अनबिलीवेबल है। नोबलमैन ने अपनी यादों को ताजा करते हुए कहा, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे, तुम बेसमेंट में जाते थे, वहां तुम्हें मार भी पड़ती थी। मैं स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहता था, पर वहां एक अनमोल एयरलूम था, नोबलमैन ने समझाया। फर्लिन ने अपने पिता के पीछे बेसमेंट में कदम रखा। दीवारें भगवान के दंड से भरी हुई थीं, और जब उन्होंने एक चेस्ट खोला तो उसमें जादुई पत्थर भरे थे। नोबलमैन ने यहां तक कह दिया कि उनका परिवार एक चिड़ैल के संरक्षण के नीचे था। हमारे पूर्वजों ने लेडी एगाथा के समय एक समूह को हिडन फॉरेस्ट के टावर तक पहुंचाया था। उनमें उनका हाउसकीपर भी था, लेकिन उसने अपने मास्टर को छोड़ दिया। उसका यह काम एक तरह से धोखा था, नोबलमैन ने गम भरे स्वर में कहा। वेस्टर्न टेरिटोरी तक पहुंचते ही उसने गहरी पछतावा महसूस की और अपने जज्बात लिखे। वह चिड़ैल कभी वापस नहीं आई और उनके एंसेस्टर ने फेडरेशन से संबंध तोड़ दिया। नोबलमैन ने जानते हुए भी कुछ नहीं किया। जितना हो सके, अगर कोई चिड़ैल मेरी टेरिटरी में आए, मैं उसका रक्षा करूंगा। उनके पूर्वजों ने भी वही किया। फर्लिन को समझ नहीं आया कि नोबलमैन को क्यों लगता था कि उनका एंसेस्टर आज भी जिंदा है। नोबलमैन ने समझाया, विचेस में अनेक शक्तियां होती हैं और वे बच्चे नहीं जन्म दे सकती, इसलिए मुझे लगता है कि वह अभी भी जिंदा है। हिडन फॉरेस्ट में जाना खतरनाक है, आम इंसान के लिए तो यह मौत को बुलाना है, उन्होंने आगे कहा। लेकिन उनके एंसेस्टर ने अपनी आखिरी इच्छा में यह लिखा था कि भविष्य की पीढ़ियों को स्टोन टावर तक जाना चाहिए, बस एक नजर देखने के लिए। फर्लिन ने एक पुराना जर्नल खोला और पहली ही पेज पर उसने उस गम को महसूस किया जो हर लाइन में भरा था। लेकिन वक्त के साथ लिखाई धुंधली हो गई थी। जब उसने ध्यान से पढ़ते हुए आखिरी पेज तक पहुंच गया तो उसमें जो लिखा था वह एक अधूरी इच्छा थी, न कि एक विल। नोबलमैन ने तय किया कि वह जर्नल लेकर चलेंगे, उस लड़की से मिलने जो फर्लिन ने बताई थी। आंद्रेया, सूखे मछली के टुकड़े चबाते हुए, ने रोलैंड से पूछा, तुमने हमें क्यों बुलाया? रोलैंड ने मजाक में कहा, पहले अंदाजा लगाओ, अगर सही गैस किया तो डिनर में एक्स्ट्रा आइसक्रीम सैंडविच मिलेगा। एंड्रिया की रुचि तुरंत जाग गई। एशस ने सोचा, शायद प्लम्बिंग इंस्टॉल करने के लिए बुलाया है। नाइटिंगेल ने हंसी उड़ाते हुए कहा,
इतनी बड़ी पाइप्स सिर्फ प्लम्बिंग के लिए नहीं होती। एंड्रिया को अपनेपन का एहसास हुआ। नाइटिंगेल ने भी उसकी तरह लड़ाई की थी, लेकिन नाइटिंगेल विचेस यूनियन से होने के बावजूद उस एक्स्ट्रॉर्डनरी विच को ऐसे समझती थी। बॉर्डर टाउन आकर एंड्रिया ने सिर्फ नाइटिंगेल से ही सबसे ज्यादा रिश्ता महसूस किया। उन दोनों का शान और बालों का रंग एक जैसा था और उन्होंने एक दूसरे की लड़ाई की कला को पहचाना था। सबसे जरूरी, नाइटिंगेल ने उसे सूखी मछली दी थी और उनके बीच एशेस के साथ कुछ बातचीत भी चल रही थी। एशेस ने थोड़े गुस्से से हंसी उड़ाई। नाइटिंगेल मुस्कुराते हुए बोली, मैं रोलैंड के पास थी जब वह डिजाइन्स बना रहा था, इसलिए मुझे पता है ये किस लिए हैं। यह तो नफरत है, आर्यम ने विरोध किया। रोलैंड ने मुस्कुराते हुए कहा, नाइटिंगेल तुम इस गैसिंग गेम से डिस्क्वालिफाइड हो। विचेस के लिए हिंट देते हुए रोलैंड ने बताया कि ये पाइप्स सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा हैं और उन्हें दूसरे जगह एक्सप्लोर करने का सुझाव दिया। मेसी और लाइटनिंग तुरंत कमरे से बाहर चली गईं। एंड्रिया ने नाइटिंगेल से चुपचाप पूछा, यह सब क्या है? नाइटिंगेल ने कहा, मैंने डिजाइन्स देखे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आया। शायद अगर किसी को समझ आए तो वो आना ही होगी। काफी देर तक सोचने के बाद एंड्रिया ने आना से नहीं पूछने का फैसला किया। प्रिंस के हिंट के मुताबिक एंड्रिया ने हर कमरे को जांचा। पूरे हुए कमरों में उसने देखा कि कॉपर पाइप्स को राइट एंगल्ड आयरन क्रेट से ढका गया है, जैसे किसी को उन्हें छूने से रोका जा रहा हो। एक पाइप कोर्टयार्ड में वेल से जुड़ा हुआ था। उसने सोचा, शायद यह पानी गर्म करने के लिए है, लेकिन यह तो मुश्किल लगता है। प्रिंस रोलैंड ने सभी विचेस को ग्रैंड हॉल में बुलाया और कासल के हीटिंग सिस्टम का आखिरी ऐलान किया। उन्होंने समझाया, फायर पैन को ले जाना मुश्किल होता है और वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का खतरा होता है। नया हीटिंग सिस्टम सबसे फ्री है। सिर्फ एना, सोराया और हमिंग बर्ड जो इंस्टॉलेशन में शामिल थे सही गेस किया, लेकिन टिली ने भी सही गेस किया। सबको उनका प्रॉमिस्ड आइसक्रीम सैंडविच मिलने वाला था। आज रोलैंड का एक पब्लिक लेक्चर था नाइट्रोजन प्रिपरेशन पर, जिसमें काइल ने समझाने में मदद की। रोलैंड ने पहले सोचा था कि एगाथा और काइल एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ था बॉर्डर टाउन का चीफ एल्केमिस्ट जो एल्केमी के लिए जुनूनी था, और दूसरी तरफ एक पुरानी राज्य की चिड़ैल थी जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन का हिस्सा थी। दोनों बिल्कुल सीधे और साफ थे। उन्हें मिलाना ऐसा था जैसे दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को मिलाना। एक एक्सप्लोजन होने वाला था, पर आश्चर्यजनक रूप से उनका अच्छा रिश्ता बन गया। काइल ने महसूस किया कि एगाथा ने उस पर बड़ा कर्ज चढ़ाया है, जबकि एगाथा को काइल की वास्ट नॉलेज का बहुत इज्जत थी। नाइट्रोजन निकालने के बाद जब सबने कहा कि उन्हें यह नहीं दिख रहा, रोलैंड ने एक सवाल उठाया, हम कैसे साबित करें कि नाइट्रोजन हवा से अलग है? टिली, एगाथा और एना ने सही जवाब दिया। रोलैंड इस डीप एकेडमिक एटमॉस्फेयर से खुश था, लेकिन बाकी विचेस पूरी तरह से हैरान थीं। वहीं बारावानैक्स भी मौजूद थे और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक्स का पक्का विश्वास था कि अगर यह हिज हाइनेस से है तो यह सही होगा। शहर की दीवार पर राइफलमैन तैयार थे। अंधेरे की तरफ देखते हुए उन्होंने अपने राइफल्स की फाइनल चेक्स की और फिर राइफल बैरल्स को कर्नल्स पर रख दिया। एक सोल्जर ने विचेस को देखा और कहा, वाह, ये सब कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उसने याद दिलाया कि चर्च ने उन्हें पहले कितना अगली और टेरिफाइंग बताया था। दूसरे सोल्जर ने कहा, सिर्फ खूबसूरत नहीं, वह तो बड़ी ताकतवर भी है। उसने एशेस का जिक्र किया, जो एक मैसिव सोर्ड विल्ड करती थी और एक मिक्स्ड ब्रीड डिमोनिक बीस्ट को एक ही स्ट्राइक में गिराने की ताकत रखती थी। काश मेरी भी ऐसी ताकत होती। तभी तीसरा सोल्जर बोला, चुप हो जाओ, यह तो डीमंस की ताकत है। पोनीटेल सोल्जर ने उसकी ठोड़ी पीट दी। ऐसा मत बोलो, लेडी ननोला भी तो एक विच है, क्या तुम उसे भी डीमन समझते हो? उसने धीमी आवाज में कहा, ऐसे बोलने से वेटरन्स के सामने बीटिंग हो सकती है। इसके बाद उनकी बातें खत्म हो गईं और उनका ध्यान फिर से आते हुए हॉर्ड पर शिफ्ट हो गया। यह वेव ऑफ डिमोनिक बीस्ट्स पिछले इनकाउंटर्स से ज्यादा अलग नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ मैसिव देखा। एक कोलोसल डिमोनिक बीस्ट जो दीवार से भी ज्यादा लंबा था। उसकी मैसिव हॉर्न्स और टीथ एक फुल ग्रोन आदमी के साइज के थे। उन्हें पता था कि राइफल्स उस क्रीचर के लिए बेकार हैं। आर्टिलरी क्रू की जरूरत थी। नए कैनन की तरफ देखा तो उसका सिल्वरी बैरल पहले से ही घूम रहा था और वह चार्जिंग बेहिमत की तरफ एम कर रहा था। फिर एक चमक उठी और एक डेफिनिंग रोड सुनाई दी, लेकिन यह मिस हो गया। एंड्रिया और एशेस ने शोर सुनते ही दौड़ लगाई। जब वे आए
तो दूसरा अर्थ शेकिंग रोर सुनाई दिया। इस बार यह बीस्ट के चेस्ट पर लगा। मॉन्स्टर एक साइड में गिर गया। उसकी इमेंस वेट बैटलफील्ड पर गूंजन कर रही थी और कई डिमोनिक बीस्ट्स को नीचे दबा दिया। सोल्जर्स ने अपनी खुशी को नहीं रोका। एक ट्रायम्फेंट चीयर उन्होंने किया। इतना भयावह दुश्मन भी हिज हाइनेस के बनाए गए माइटी वेपन के सामने नहीं टिक पाया और शहर की दीवारों पर सब रोलैंड का नाम चांट करने लगे। रोलैंड को यह खबर तब मिली जब बैटल खत्म हो चुकी थी। जब वह शहर की दीवार पर आया तो डिमोनिक बीस्ट का मैसिव बॉडी अब भी बर्फ में छुपा हुआ था। एगाथा, जो रोलैंड के साथ आई थी, ने पहचान कर आंखें चुराई। उसने इस क्रीचर को हेल्ड रेड बीस्ट के रूप में पहचाना। एगाथा ने समझाया कि कई टाउन्स हेल्ड रेड बीस्ट्स के रैम्पेजेस से उड़ा दिए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ तब दिखाई देते हैं जब ब्लड मून नजदीक होता है। रोलैंड को याद आया कि डायरी एंट्रीज में लिखा था कि जब आसमान पर खून से भरा चांद दिखाई देगा तो हेल के दरवाजे फिर से खुल जाएंगे। उसने एगाथा से इसकी वजह पूछी। एगाथा ने इसका जवाब देते हुए यह संकेत दिया कि उनका समय अब खत्म होता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 5 साल बचे हैं। पहले तो रोलैंड हैरान हुआ, लेकिन उसने एगाथा की बातें समझकर कुछ आराम महसूस किया। एगाथा ने रोलैंड को देखा और उसकी अर्जेंसी की कमी महसूस की। रोलैंड ने कहा, 5 साल तो काफी हैं। हमारे करंट डेवलपमेंट पेस को देखते हुए मैं सिर्फ 1 साल में पूरी आर्मी को नए फायर आर्म्स से सज्जित कर सकता हूं। यह 5 साल मुझे समय देगा कि मैं जमीन, आबादी और रिसोर्सेज को एक उचित स्तर तक पहुंचा सकूं। मैं 3 और इंडस्ट्रियल सिटीज स्थापित करना चाहता हूं जो हमेशा फूड और एम्यूनिशन का सप्लाई देंगे, साथ ही लोगों के लिए बेसिक एजुकेशन भी प्रदान करेंगे। 5 साल के अंत तक मैं इन कैनन से पूरी सिटी वॉल्स को सज्जित कर सकता हूं। ऐसा लगता था जैसे एगाथा ने अपना फैसला कर लिया हो। उसने गहरी सांस लेते हुए रोलैंड से वादा किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन उसके लिए तैयार करने में। रोलैंड की आंखों में देखते हुए जब तक एगाथा अपनी बात पूरी करती, रोलैंड ने उसे यकीन दिलाया, हम जरूर डीमंस को हरा देंगे। शाम तक एवलिन अपने अपार्टमेंट वापस आई। एवलिन के लिए हॉलवे की गर्मी तुरंत महसूस हुई। अपार्टमेंट के अंदर और बाहर का फर्क जैसे दो अलग दुनियाओं का था। लिविंग रूम से गुजरते हुए उसने देखा कि एंड्रिया, एशेस और सैवी पोकर खेल रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर कई पेपर चिपके हुए थे। एंड्रिया ने समझाया कि जिसके पास सबसे ज्यादा पेपर होगा उसे अगले बार जीतने वाले को आइसक्रीम सैंडविच देना होगा। उसने एवलिन को भी ज्वाइन करने के लिए बुलाया। एवलॉन ने याद दिलाया कि फाइनल एग्जाम्स नजदीक हैं और सबको पढ़ाई करनी चाहिए। एंड्रिया ने जवाब दिया, मेरे लिए तो मटेरियल बहुत आसान है, और एशेस और सैवी ने भी इस पर सहमति जताई। एवलिन ने सोचा कि एंड्रिया तो नोबिलिटी से है और एशेस और सैवी पढ़ाई कर सकती हैं, इसलिए उसने विनम्रता से बुलावा ठुकराते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिया और पढ़ाई शुरू कर दी। अगले दिन विचेस क्लासरूम में बैठी थी जब स्क्रोल एग्जाम पेपर्स बांटने आई। एंड्रिया मन में गिनते गिनते सोच रही थी कि इस बार एग्जाम के बाद आइसक्रीम सैंडविच कैसे एंजॉय करेगी। एक तो उसने एशेस और सैवी से जीता, इसलिए 3 पोर्शंस का मौका मिलेगा। जब टेस्ट पेपर्स जल्दी से बांटे गए, एंड्रिया ने पहले पेज पर क्वेश्चंस को जल्दी से किया, लेकिन जब उसने दूसरे पेज पर देखा तो उसने महसूस किया कि मैथ प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। गहरी सांस लेते हुए उसने नाइटिंगेल की तरफ देखा, लेकिन उसका चेहरा यह दिखा रहा था कि उसे भी समझ नहीं आ रहा। नाइटिंगेल ब्लैंक स्टेयर के साथ पेपर को देख रही थी। क्विल उसकी मुंह पर था और उसकी नजर वहीं रही। एवलिन और मेजी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को उंगलियों से सॉल्व कर रही थी। एशेस का चेहरा भी नाइटिंगेल जैसा ही था। डिटेंशन के दौरान स्क्रोल ने एग्जाम का समापन अनाउंस किया। एंड्रिया ने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए देखा जब उसका पेपर इकट्ठा किया गया। अचानक उसने महसूस किया कि शाम को 3 पोर्शंस का आइसक्रीम सैंडविच उतना मीठा नहीं होगा जितना उसने सोचा था। स्क्रोल ने सभी पेपर्स रोलैंड के ऑफिस में वापस लाई। रोलैंड ने देखा कि कई अजीब आंसर्स हैं। कुछ केसेस में तो उसने टेस्ट टेकर्स की परेशानी और दुख को लाइंस के बीच महसूस किया। नाइटिंगेल ने पूछा, एना क्यों नहीं आई? रोलैंड ने मुस्कुराते हुए कहा, एना और स्क्रोल ने ही एग्जाम तैयार किया है। फिर उसने टिली के बारे में पूछा तो रोलैंड ने समझाया कि टिली ने एग्जामिनर का रोल अदा किया था और पहले से टेस्ट करके देख लिया था और फुल मार्क्स भी लाए थे। जब सभी स्कोर्स टैली किए गए तो पता चला कि स्लम्बरिंग गर्ल की विचेस का पहला ग्रुप नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखाता है। सभी ने इस बार पास किया। एवलिन का इंप्रूवमेंट सबसे सिग्निफिकेंट था, लेकिन 3 नए कॉम्बैट विचेस के स्कोर्स कुछ कम थे।
नाइटिंगेल का परफॉर्मेंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। उसके 3 सब्जेक्ट्स के स्कोर्स पहले के टेस्ट से भी नीचे थे, जिससे रोलैंड थोड़ा परेशान हुआ। लगता था कि लर्निंग कभी कभी एक नेचुरल टैलेंट होती है, जो मजबूरी से नहीं होती। बस एक ही चीज रोलैंड को कंफ्यूज कर रही थी, मेजी थी। उसने मैथमेटिक्स और साइंस में हार्डली कोई सही जवाब दिया, और जो फॉर्मूलाज उसने उपयोग किए वो तो समझ से परे थे। लेकिन फिर भी उसका मल्टीपल चॉइस में 90% स्कोर आया, जो ओवरऑल 63% बना। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। रोलैंड को समझ नहीं आ रहा था कि मेजी ये कैसे कर रही थी। किचन में मेजी और लाइटनिंग खाना बना रही थी। मेजी खुशी से बोली, मुझे तो फिर से डबल योक टैग मिला है। लाइटनिंग ने कहा, मेजी, तुम्हें तो हमेशा ऐसी अच्छी किस्मत मिलती है। अब मैं एक नए रोल में था। वो फिर से डंजन में गया। पहले जब वो यहाँ आया था, तब उसने ग्रे कासल के किंग विंबलडन 30 को छुप के मार दिया था। उसने दूसरे लोगों के रूठने और रोश की आवाजें इग्नोर की और एक खास सेल के दरवाजे की तरफ चला गया। गार्ड ने दरवाजा खोला और वो अंदर गया। वहां उसने जीरो को देखा, जो एक आयरन बार से बंधी थी। उसके पीछे के हिस्से पर नई विप मार्क्स थी। मैंने जीरो से पूछा, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? जीरो ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जैसे वो नींद से जागी हो। मैंने उसे देखकर हंसते हुए पूछा, तुम ओबीडियंस की बात कर रहे हो? क्या ये सिर्फ तुम्हारे लिए है या बाकी बिशप्स के लिए भी? मैंने गुस्से से जवाब दिया, ये तो मेरे हुक्म की ओबीडियंस है। जीरो ने कहा, अगर मैं ऐसा मांगता हूं तो मैं मानूंगी। मैंने गार्ड से कहा कि उसे अनशैकल कर दो। उसने अपनी स्टाफ से जीरो के कपड़े उठाए और उसे डाला। ड्रेस्ड होकर मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे एक मिशन है। जीरो ने कैजुअली कपड़े उठाए और उसके पीछे पीछे प्रिजन कॉरिडोर से बाहर निकल गई। मैंने बताया कि इस साल का मंथ ऑफ द डीमंस 5 महीने तक चल सकता है। उसने जीरो और बाकी सभी विचेस को ग्रे कासल की तरफ भेजने का हुक्म दिया, ताकि भारी बर्फ के हालात का फायदा उठाकर रेबल्स को खत्म कर सकें। उनके लिस्ट में टिमोथी विंबलडन और रोलैंड विंबलडन भी था। जीरो से लंबी देर तक जवाब न मिलने पर मैंने उसे पनिश करने का सोचा, लेकिन जब मैंने देखा तो जीरो के होंठों पर मुस्कान थी और उसकी आंखें खतरनाक चमक रही थीं। फिर एक चमकदार रोशनी हुई और जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक विशाल प्लाजा में खड़ा था। मैंने देखा, ये वही पुराना होली सिटी है जब मैं पहली बार बिलीवर बना था। जीरो वहां मटेरियलाइज हुई और बोली, ये वही जगह है जो तुम पर सबसे गहरा प्रभाव डालती है। मुझे ये पसंद है। वो पल जो कुछ पल के लिए भूल गया था, वापस याद आ गया। मैं में गुस्से की लहर थी और मैंने जीरो की तरफ घूमा। तुम्हें ये करने की हिम्मत कैसे हुई? जीरो ने कैजुअली कहा, मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं, लेकिन शायद तुम नहीं समझते। मैं इस पावर से वाकिफ था। जानता था कि ये एक स्पिरिचुअल बैटलफील्ड है, जहां सिर्फ कॉन्शियसनेस से लड़ाई होती है, जो इंट्रूडर के द्वारा बनाया गया है। यहाँ जीतने वाले को सब कुछ मिलता है और हारने वाले को सब कुछ खो देना पड़ता है। मैंने अपने कपड़ों के नीचे छुपी गॉड्स पनिशमेंट स्टोन नेकलेस की तरफ हाथ बढ़ाया, सोचते हुए कि यह बेकार क्यों है। जीरो के विचारों को देखकर उसने हंसी मारी। उसका डोमेन तो खत्म हो गया। तब मुझे एक समझ आई, सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा कर सकता था, इजाबेला। मुझे धोखा महसूस हुआ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सबको गॉड्स पनिशमेंट आर्मी में बदल देता, पर अब अफसोस बेकार था। मैंने गहरी सांस लेकर जवाब खोजने की कोशिश की। मैंने अपना कंपोजर जल्दी से वापस पाया। मैंने जीरो को धमकी दी, अगर तुम्हें जीरो ने मार दिया तो जजमेंट आर्मी बाहर देखेगी और तुम्हें पकड़ लेगी, और जो तुम्हारा इंतजार करेगा वो सिर्फ मौत नहीं होगी। जीरो ने अपने सिर को हिलाया। मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है। मैं मेन की जगह लेना चाहती हूँ और पोप बनने का इरादा रखती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। कोई पवित्र व्यक्ति कभी पोप नहीं बन सकता। ग्रैंड कैथीड्रल में जो भी पुजारियों के सामने क्राउंड होगा वो मेन है। कोई भी जीरो को पोप के रूप में नहीं पहचानेगा। जीरो ने शांत स्वभाव से जवाब दिया, मुझे अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं। पोप के संदेशवाहक के रूप में काम करना ही काफी है। आखिर ओबर्लिन तो सालों तक होली सीक्रेट टेम्पल में छुपा रहा, और जब कभी बाहर आता तो मास्क पहनता था। कोई भी पोप में बदलाव नहीं देख पाएगा। जब मैं धमकियां देने लगा, जीरो ने शांति से कहा, जब स्पिरिचुअल बैटल शुरू होती है तो उसे रोका नहीं जा सकता और कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता। मेरी गलती शुरू से थी। मैंने जीरो की आंखों में देखा, वहां सिर्फ शांति थी, एक अनवेवरिंग गेज जो उसे देख रही थी। मेरी याद ओबरलिन के आखिरी शब्दों की तरफ वापस गई। पोल पोजीशन को छोड़ देना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मैं बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो। मुझे अचानक सब कुछ समझ आया। जीरो ने फिर बताया,
यह बैटलफील्ड पोप ओबरलिन ने हमारे लिए तैयार किया है। जब स्पिरिचुअल बैटल खत्म होगी तो जीतने वाला चर्च का सच्चा शासक बन जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर आपका कोई फीडबैक या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।